देते हैं, चाहे वो यूपीएससी का मेंस हो 22 अगस्त वाला, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस के मेंस हो, तो किस तरह के क्वेश्चंस एनवायरनमेंट में आ सकते हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, आंसर कैसे लिखने हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पर पीएम पाठशाला पर पहली बार आ रहे हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन है, वो ज़रूर प्लेलिस्ट पे चेक करें। सारे तरह के टॉपिक, चाहे वो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हो, बेसिक बुक्स हों, बेसिक आपके मेंस की प्रिपरेशंस हो, आंसर राइटिंग हो, सब कराया जा रहा है। आप चैनल से जुड़ सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जो हमने टॉपिक क्लाइमेट चेंज वाला शुरू किया था ना, उसका हम 4th पार्ट करने जा रहे हैं, मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक आ रहा है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के बारे में क्या है, सबसे पहले मिटिगेशन के कुछ टारगेट्स हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 ये मिटिगेशन टारगेट है। ये क्या बोल रहे हैं अपने मिटिगेशन टारगेट के लिए कि हमें कोशिश क्या करनी है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन को रिड्यूस करना है। यही हमारा टारगेट होना चाहिए। तो जब हम पेरिस एग्रीमेंट में गए थे तो हमने 2015 में ही सबसे पहले ये टारगेट रखा था कि हमारा जो भी ग्लोबल इंक्रीज़ हो रहा है एवरेज टेम्परेचर में, हमें 2 डिग्री सेल्सियस से लाकर 1.5 डिग्री तक सेल्सियस पे लाना है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल वाला करना होगा। हमने इस बात की कसम खाई। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, आपको अपना लिखना पड़ेगा कि वी हैव ऑलरेडी टेक दिस टारगेट पेरिस क्लाइमेट वाला में कि 2015 में हमने बोला कि हम लोग अभी ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को बिलो 2 डिग्री फिर धीरे धीरे 1.5 डिग्री तक लाएंगे, लिमिट करेंगे। लेकिन अब आप बताओगे इमिशन के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, उसके बारे में भी तो बात करनी पड़ेगी। तो भारत में आप बताओगे कि भारत 3rd है टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन फैलाने वाला। यानी यूएनईपी की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की हम बात करें, तो उसका जो इमिशन गैप रिपोर्ट होता है, समझ रहे हो आप, इमिशन गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, यूएनईपी निकालती है। तो इसमें क्या है, वो 3rd है इन टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को निकालने वाली। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आपका आता है पर कैपिटा इमिशन में, यानी 4% ग्लोबल इमिशन। इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा पता चला कि भारत में 4% ग्लोबल इमिशन हो रहा है। पर कैपिटा इमिशन देखने को जब काउंट करा गया तो पता चला इतना है। समझ में आया? तो ये ज़रूर आपको कोट करना है, रिपोर्ट्स के नाम ज़रूर लिखोगे आप। यही सारा आंसर राइटिंग में आपको यही सिखाया जा रहा है, कौन सी चीज़ें कोट करनी है, कौन सी रिपोर्ट डालनी है, हाउ आर यू गोइंग टू मेक योर आंसर्स मोर नाइस सो दैट आपको अच्छा मार्क्स मिले। तो ज़रूरी है कि आप रिपोर्ट्स वगैरह को ज़रूर डालें, तभी आपका आंसर ऑथेंटिकेट होगा। तो आपका इकोनॉमिक सर्वे डेटा हो गया, आपको इमिशन गैप रिपोर्ट वाला डेटा डालना है। ठीक है, ग्लोबली देखा जाए तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन ने तो एक नया ही रिकॉर्ड डाला है 2023 में। पता कैसे चला? इमिशन गैप रिपोर्ट 2024 से पता चला कि 1.3% इंक्रीज हो रहा है 2022 के लेवल से। सोचो, नया रिकॉर्ड आ गया भाई। अब ये भी बात कर देना, लिख देना। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक नहीं कर पा रहे हैं, देखते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इमिशन गैप का प्रॉब्लम, यानी जो करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं वो हमारे पेरिस अग्रीमेंट्स के टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रीन क्लाइमेट जो फंड है, ठीक है, समझ में आ गया इमिशन गैप। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लैक करता है, यानी जो यूएस है वो विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम ग्लोबल ट्रीटीज़। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। जो 6 लार्ज ग्रीन हाउस गैस इमीटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, 63% ऑफ आपका ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन फैला रहे हैं। ये भी आप रिपोर्ट का आइडिया लिखते हुए, यानी आपको इमिशन गैप रिपोर्ट 2024 को ज़रूर हाईलाइट करना है व्हेन एवर यू आर राइटिंग मिटिगेशन। चाहे वो ऐसे में लिखो, चाहे वो GS3 के इन्वायरमेंट वाले पोर्शन में लिखना, वो आपके ऊपर है। फिर टेक्नोलॉजिकल एंड सेक्टोरल चैलेंजेस भी हैं हमारे देश में। हमारे जो एविएशन, सीमेंट इंडस्ट्री है, शिपिंग इंडस्ट्री है ना, इनमें बहुत मुश्किल है मिटिगेशन को रोकना, क्योंकि इनमें हाई एनर्जी डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत होती है, AI, और उन सब ने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हमारी नीड जो है वो फॉसिल फ्यूल से फुलफिल होती है।
फिर कह रहा है ऐसे कौन से इनिशिएटिव लो जिससे ये सब ठीक हो जाए। तो कह रहा है ग्लोबली ना, चाहे ग्लोबल मिथेन प्लेज है, पावरिंग पास्ट कोल अलाइंस है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन है, मिशन इनोवेशन है, ये सारे के सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं ग्लोबली, सो दैट क्या हो कि ये सारी चीज़ें दूर हो पाएँ। भारत ने भी इंडिया पंचामृत टारगेट COP26 जब चल रहा था ना, तो हमने वो कसम खाई थी कि हम 2070 तक नेट इमिशन को ज़ीरो इमिशन कर देंगे। समझ में आया। फिर हमने मिशन लाइफस्टाइल चलाया, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज हमने चलाया। तो ये सारे इनिशिएटिव आपको ज़रूर कोट करने हैं। वे फॉरवर्ड में आप लिखोगे कि आपको क्या करना है, 42% इमिशन को कट करना है बाय 2030, और हमें क्या बोला गया है कि 57% आपको इमिशन 2035 तक ख़त्म करना है, 2019 के लेवल तक। ऐसा इमिशन गैप की रिपोर्ट कह रही है कि अभी हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस का ट्रैक चाहिए, तब जाके हम इस टारगेट को फुलफ़िल कर पाएंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आपको मिटिगेशन के लिए जो भी है ना, उसके लिए ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेंगी, 6 फोल्ड करनी पड़ेंगी इन्वेस्टमेंट इसको दूर करने के लिए। फिर फाइनेंशियल प्लेजेस लेने की ज़रूरत है। आपको अपना NDC यानी नेशनली डिटरमाइंड जो गोल्स हैं या कोऑपरेशंस हैं, उसको भी, उसमें आपको क्या ज़रूरत है डालने की, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सारी डेवलपिंग नेशंस को नहीं दे सकते ये सारी चीज़ें, तो क्या ज़रूरत है, ज़रूरत है कि आप इन्हें ठीक ढंग से चला पाएँ। नेक्स्ट है प्रमोट करने की ज़रूरत है। क्या प्रमोट करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करना है लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ का, ताकि कार्बन कैप्चर, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें हो पाएँ। नेक्स्ट हम आपका आता है हमारा क्लाइमेट फिनेंस के बारे में हम देखते हैं कि क्लाइमेट फिनेंस कैसे कैसे इसमें हम पैसा लगा सकते हैं। अब ट्रेंड्स क्या है क्लाइमेट फिनेंस में वो देखते हैं। तो क्लाइमेट फिनेंस में क्या है कि 2x की ग्रोथ है एनुअल ग्लोबल क्लाइमेट फिनेंस, यानी $674 बिलियन लगेंगे पैसे से लेकर टू $1.46 ट्रिलियन पैसे लगने हैं। 20% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है। 54% की टोटल फंडिंग की जा रही है। इंडिया में भी क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड बोला है। नीति आयोग ने बोला कि हमें $250 बिलियन हर साल चाहिए 2047 तक, अगर हम चाहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन की ज़रूरत को फुलफ़िल करना। टारगेट्स को फुलफ़िल करने के लिए भी हमें $1 ट्रिलियन चाहिए, 2.5 10 ट्रिलियन तो हमें उसके लिए चाहिए कि हम अगर चाहते हैं ना कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो एमिशन हो, तो उसके लिए हमें इतना पैसा भी चाहिए क्लाइमेट से रिलेटेड। पर पैसे के लिए प्रॉब्लम क्या आती है, इश्यूज़ क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस क्यों नहीं करा जाता? तो पहला प्रॉब्लम है जोग्राफिकल इम्बैलेंस। 45% जो क्लाइमेट फाइनेंस है 2018 से 22 को एडवांस इकॉनमीज़ को देना था, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को, वो बहुत इम्बैलेंस है। कुछ के पास आया, कुछ तक पहुंचा ही नहीं। फिर जो मिटिगेशन अडेप्टेशन की बात है, 90% जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो मिटिगेशन एक्शन पे चला जाता है। फिर कर्जे का बर्डन कितना है, 94% जो एग्जिस्टिंग क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट है वो डेट या इक्विटी से हो रही है। फिर 5 फोल्ड इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है बाय 2030। अडेप्टेशन फंडिंग गैप है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो उसमें आपका रिक्वायर है 2.5 से लेके 387 बिलियन उनको चाहिए। अडेप्टेशन गैप में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए, मैकेनिज़्म होना चाहिए ग्लोबली और इंडिया में कि एक तो लॉस एंड डैमेज फंड 2027 में COP के 27 में बनाया गया। ग्रीन क्लाइमेट फंड है, इसको तो हम एक तो ठीक ढंग से इसमें फंडिंग करें। भारत में भी फंडिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, चाहे हमने RBI ने सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप बनाया हो या ग्रीन डिपॉजिट, ग्रीन बॉन्ड है, ये सब में पैसा भी तो आए। इसको ऐसे इंसेंटिवाइज करो कि लोग पैसा तो डालें इसमें। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है क्लाइमेट फाइनेंस देखो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसके लिए देखो अगर ये हो पाएगा ठीक से फाइनेंस हम क्लाइमेट के लिए डाल पाएंगे, तो फिर प्रिंसिपल एडवोकेट हो पाएगा, इक्विटी क्लाइमेट जस्टिस हो पाएगा, ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट फुलफिल हो पाएंगे, इनोवेटिव आपकी फाइनेंसिंग होगी, जैसे ग्रीन बॉन्ड है, कार्बन मार्केट्स हैं, डेट रिलीफ मिलेगा आपको क्लाइमेट एक्शन में, आपका जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी ट्रिपल लैंडिंग हो जाएगी, क्लाइमेट बजटिंग आपकी अच्छी हो पाएगी जब क्लाइमेट टारगेट्स के साथ आप जुड़ोगे, तो ये सारा फंडे क्लियर होंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है लॉस एंड डैमेज फंड। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि COP 29 में डिसीजन लिया गया कि LDF को फुली ऑपरेशनलाइज कर दो।
स्टेट फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट बनाओ। तो एलडीएफ आया, दुबई में आया था, ये वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म का ये आउटकम था 2013 में, जो कि सिचुएटेड हुआ था। तो उन्होंने बोला कि इसका कारण क्या था बनाने का, इसका सारा कारण लॉस एंड डैमेज फंड का बनाने का था। ये लिखना है आपको कि ये लाया ही इसीलिए गया था ताकि हम ना फिनेंशियल असिस्टेंस दे पाएँ जो बहुत ही वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं या जिनमें क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। तो इसमें कसम खाई गई है कि टोटल प्लेज फाइनेंशियल सपोर्ट फाइनेंस का हम $73 मिलियन तक एक्सीड करेंगे। ठीक है, एलडी का मतलब क्या है कि नेगेटिव इफेक्ट्स क्लाइमेट चेंज के बेसिकली आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे देखो कोस्टल हेरिटेज साइट्स का लॉस हुआ है क्योंकि सी लेवल राइज कर गया, उसका उनको कुछ तो फंडिंग दो। अब चैलेंजेस क्या है आपके ये इस फंड के अंदर क्यों पैसा नहीं आ पाता है? क्योंकि ना देखो, एक तो ना एब्सेंस है, म्यूचुअली अग्रीड डेफिनेशन नहीं है, डेटा अवेलेबल नहीं है, सिस्टमेटिकली कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉर्ड कलेक्ट एंड ऑल, प्लेजेस बहुत लो हैं, टेक्निकल कैपेसिटी नहीं है, डिफ़िकल्टी है क्वांटिफाई करने में नॉन टेंजिबल एलएनडी को, डिसअपियरेंस है कल्चर की, वेज ऑफ लिविंग की। तो कह रहे हैं करा क्या जाए, वे फॉरवर्ड में बोल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ करनी है, हमें मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश करना है ताकि नॉन इकोनॉमिक डैमेज को असेस कर पाएँ, उसके अकॉर्डिंग फंड डाल पाएँ, स्पेशली किन के लिए, वल्नरेबल नेशंस एंड कम्युनिटीज़ के लिए। फिर अकाउंट फॉर लॉसेस इन इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे ह्यूमन प्रोडक्टिविटी की बात है या कंट्रीब्यूशन करना है मैक्रो इकोनॉमी में या किसी कल्चरल में डालने की ज़रूरत है, ये सारा का सारा आपका इसमें सिस्टम क्रिएट होगा। फिर क्लियर क्राइटेरिया देने की ज़रूरत है फॉर डिटरमाइनिंग कंट्रीब्यूशन लेवल्स मैकेनिज्म, ताकि मॉनिटर हो पाए, इन्फोर्स कर पाए हम कंप्लाइंसेस को। गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हमारा सबसे बड़ा गोल है। तो कंक्लूजन में हमें लिखना है कि जो लॉस एंड डैमेज फंड है ये बहुत 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 ज़रूरी है। इसको ऐसे एड्रेस करते हुए लिखना, क्योंकि ये इरिवर्सिबल इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज का, देखो क्लाइमेट चेंज किसी के हाथ में नहीं है, कोई सी लेवल राइज कर गया, कुछ भी उससे ख़राब हुआ, तो आपको इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, आपको वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करना है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को दूर करना है, किसी की फूड इनसिक्योरिटी की दिक्कत है कहीं कंट्री में, कहीं भुखमरी है, कहीं पॉवर्टी है, तो आपको क्लाइमेट जस्टिस के लिए ये शब्द लिख कर आना है, क्लाइमेट जस्टिस के लिए क्लाइमेट फाइनेंस करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कार्बन फुटप्रिंट को बहुत कम कर पाएँ, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को दूर कर पाएँ। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ को हम इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन मार्केट एंड ट्रेडिंग के बारे में। तो कार्बन मार्केट ट्रेडिंग क्या होता है? देखो, ट्रेडिंग सिस्टम मतलब कहाँ, जहाँ पे एंटिटीज़ कार्बन क्रेडिट को खरीदती हैं ताकि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम कर पाएँ, ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं ताकि रिमूव हो पाए, रिड्यूस हो पाए इमिशन। तो वन ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट जो है वो जनरली इक्वल होता है 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। इसके टाइप्स क्या हैं? इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है, कार्बन टैक्स इसका टाइप्स है। अब कार्बन ट्रेडिंग मार्केट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट मिलता है, सिग्निफिकेंट फिनेंशियल रिसोर्सेज मिलते हैं, इससे रेवेन्यू जो होता है आपका, ईटीएस है, कार्बन टैक्सेस हैं, ये कॉन्टिन्यू $100 मिलियन पब्लिक बजट्स के लिए जनरेट कर पाते हैं। कार्बन प्राइसिंग 28% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन को कवर करता है वो काम कर पा रहा है। इमिशन का रिमूवल 50% इमिशन रिमूव होता है इससे, नो एडिशनल कॉस्ट में। तो ऐसे क्या करें, ऐसे कौन से इशू रिलेटेड टू कार्बन मार्केट हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात है कार्बन कोलोनियलिज्म, यानी जो इंडिजीनियस राइट्स हैं, लोकल कम्युनिटी इम्पैक्ट्स हैं, डेवलपिंग नेशंस की जो ज़रूरतें हैं वो एडिक्वेटली एड्रेस ना हो पाएँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि कार्बन कोलोनियलिज्म फैला पड़ा है, लोकल कम्युनिटी पे इतना इम्पैक्ट है, कंट्रीज़ कुछ नहीं कर रही हैं उनके लिए, कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन ही नहीं है ऐसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और कोई आज तक रिड्यूस इमिशन करने के लिए ठीक से क्लाइमेट गोल्स को बिल्कुल डाइल्यूट करती है। पेरिस एग्रीमेंट देखो अभी कितनी हमारे सीओपी हुई हैं लेकिन सब फेल। तो क्वालिटी इंटीग्रिटी सीओपी 29 को तो सब कह रहे थे कि इसको तो काटा लगा दो, सबसे बड़ा फेल है सीओपी 29। क्वालिटी इंटीग्रिटी नहीं है क्रेडिट में, ग्रीन वॉशिंग की इतनी प्रॉब्लम है, ओवर सैचुरेशन है कार्बन का, लिमिटेड कवरेज, ये सारी कितनी दिक्कतें। तो वे फॉरवर्ड में बोलता है ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत है।
यानी इम्प्लीमेंट करना है हमने इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड, जैसे कोर कार्बन प्रिंसिपल्स हैं। फिर हमें क्या इन्हांस करना है, क्रेडिट क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी। टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं हम, ब्लॉकचेन है ट्रांसपेरेंसी के लिए, प्रूफ ट्रैकिंग के लिए हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को देखें, हम सेफगार्ड करें अपनी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को। और हमें ये भी कोशिश करनी है मार्केट को सैचुरेट मत कर दो आप ऐसी प्रैक्टिसेस करो जिससे कार्बन रिलेटेड क्लेम जो हो रहे हैं ना उसको भी चेक करो कि कहाँ पे एक्चुअल हुआ है। क्योंकि झूठ बोलते हैं ना लोग, ग्रीन वॉशिंग करके दिखा देते हैं। ग्रीन वॉशिंग का मतलब लिख के आना आप कि भाई ग्रीन वॉशिंग में क्या होता है कि कंपनी झूठ बोल देती हैं, फॉल्स क्लेम करते हैं कि देखो जी हमने तो कार्बन इमिट कर दिया, जबकि इंटरनली जब आप चेक करोगे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस प्रॉब्लम को दूर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि आपको याद है पेरिस एग्रीमेंट में एक आर्टिकल 6 था, ये ज़रूर पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ें एनवायरनमेंट की। इसमें कुछ रूल्स थे, नेगोशिएशन करा के बना था ये कार्बन ट्रेडिंग के। क्या रूल्स थे, ये टूल है कार्बन मार्केट का जो कंट्रीज़ को अलाउ करता है कि आप वॉलंटरी कोऑपरेट करिए ताकि हमारे आपके अपने नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन हो पाए। 2 मार्केट बेस, 1 मार्केट नॉन मार्केट बेस, इन्होंने ऐसा कुछ करके बना रखा था। 2 मेन मार्केट मैकेनिज्म, एक बायलैटरल डील होती है कंट्रीज़ के बीच में, एक नया ग्लोबल ऑफसेट मार्केट है। अब आर्टिकल 6 की ज़रूरत पता है क्यों है, ताकि कार्बन ट्रेडिंग जो है इसके अंडर वो अपनी कॉस्ट को कट कर पाए बाय ओवर 50%। $250 बिलियन को हम इसमें एनुअली बाय 2030 सेव कर पाएँ, इसलिए करा गया था ये, ताकि इससे बॉर्डर इम्पैक्ट ना हो। तो मैकेनिज्म क्या है अंडर आर्टिकल 6, 6.2, 6.4, 6.8 क्या कहता है, देखो ये मार्केट अप्रोच है, ये नॉन मार्केट अप्रोच है। इसमें कह रहे हैं डिसेंट्रलाइज अप्रोच होनी चाहिए, कंट्रीज आपस में डिसेंट्रलाइज अप्रोच में रहें, कहीं सेंट्रलाइज की ज़रूरत है वहाँ सेंट्रलाइज करें। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ट्रीटीज़ जो भी, चाहे क्योटो प्रोटोकॉल हुई हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रांसफर मिटिगेशन आउटकम हो, ये सब पे ट्रेडिंग करनी है आपको, सबके जो भी प्रोटोकॉल्स रूल्स है उसको अपनाते हुए करना है। नॉन मार्केट बेस में कह रहा है आपको मिटिगेशन अडेप्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, कोई ट्रेडिंग, कोई इमिशन रिडक्शन नहीं करना है। डिफरेंस क्या है कार्बन ट्रेडिंग टू क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट में, क्या डिफरेंस है, तो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट की बात की जाए तो लिमिटेड टू डेवलपिंग कंट्री, सबसे बड़ी बात क्योटो प्रोटोकॉल। पेरिस एग्रीमेंट सभी कंट्री पे इंक्लूडेड होता है। अडेप्टेशन की बात करें तो शेयर ऑफ प्रोसीड फ्रॉम सीडीएम प्रोजेक्ट, वो अडेप्टेशन फंड में यहाँ लगता है। पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया था कि 5% हर प्रोसीड कर दिया जाएगा, जो भी एलोकेशन लगेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला गया था मार्केट स्कोप में प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, चाहे यहाँ पर नॉन मार्केट दोनों को करेंगे। लेगेसी है, यहाँ पर ओल्डर क्रेडिट्स को यूज़ करना है, यहाँ पर बोला गया है कि खाली रिस्ट्रिक्ट करनी है लेगेसी। अब चैलेंजेस क्या हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है इनएडिक्वेट क्वांटिफिकेशन स्टैंडर्ड, यानी जो ड्राफ्ट रूल्स हैं आर्टिकल 6 के, उसके लिए कंट्रीज़ की ज़रूरत नहीं है टू मॉनिटर रिवर्सल CO2 वगैरह। फिर डबल काउंटिंग की ज़रूरत है। फिर लिमिटेड कवरेज है, खाली 24% ग्लोबल इमिशन को कवर किया गया है कार्बन टैक्सेस इमिशंस के द्वारा। तो कंक्लूजन में कह रहा है क्रेडिबल कार्बन मार्केट के लिए क्या चाहिए, यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड चाहिए, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड चाहिए रिवर्सल रिस्क के अगेंस्ट। तो ये सारे सेफ्टी क्या लेकर आएंगे, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी एंड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ इमिशन रिडक्शन एफर्ट लेकर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023। ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ने नोटिफाई करा इस स्कीम के बारे में कि 4 इंटेंसिव सेक्टर हैं, एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर एल्कली, पल्प पेपर, ये सब कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंडर आएगा। अब इसके रूल्स भी बताए गए कि भाई जीआई टारगेट के क्या रूल्स होंगे। तो इसमें बोला गया था कि भाई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी मेथोडोलॉजी को हम यूज़ करेंगे, इसके टारगेट्स को एनुअली हम करेंगे, लीगल बैकिंग वगैरह को एड्रेस करा गया। तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है क्या, 2023 में इंट्रोड्यूस की गई थी और इसमें 2 मैकेनिज्म, एक कंप्लायंस, एक ऑफसेट मैकेनिज्म यूज़ किए जाते हैं। मैंडेटरी प्रोग्राम्स वगैरह इन 9 सेक्टर्स के लिए हैं, फर्टिलाइजर, आयरन, स्टील, पल्प पेपर, पेट्रोकेमिकल। इस स्कीम के ना कुछ चैलेंजेस आए। एक तो एक्सपीरियंस है नहीं इंडिया की इंडस्ट्रीज में, कैप एंड ट्रेड मार्केट क्या होती है इनको पता ही नहीं चलता। मल्टीपल एजेंसीज डिफिकल्ट लेवल पर ऐसे टैक्स टारगेट लगाती हैं जिससे कि क्रेडिट का प्राइस मार्केट में उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। डबल काउंटिंग का इशू आता है जब ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन की बात आती है। पेनल्टी की अनसर्टेनिटी है, रिन्यूएबल सोर्सेज की बहुत शॉर्टेज है अभी। तो कह रहा है सबसे पहली बात, इमिशन टारगेट्स के लेना सही सी मेथोडोलॉजी बनाओ, मार्केट के एग्जिस्टिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उनको एनालाइज करो,
ट्रेडिंग यूनिट की चेक करो वो कितनी फंजिबिलिटी है, आपके इंस्टीट्यूशंस कितने स्ट्रेंथन है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के साथ तो चलना ही पड़ेगा अगर आप सच में चाहते हो ग्लोबली अट्रैक्टिव कार्बन मार्केट रहे इंडिया की तो। ठीक है, इसीलिए फिर हमने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी खोला, ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट लेकर आया ताकि हम ना ग्रीन क्रेडिट्स को कैलकुलेट कर पाएँ। तो ग्रीन क्रेडिट्स को कैलकुलेट करने के लिए लेकर आया गया था कि ट्री प्लांटेशंस लगा के पूरा कैलकुलेट। देखो ग्रीन क्रेडिट का मतलब क्या है, आप चाहते हो भारत का ट्री कवर फॉरेस्ट कवर बढ़ जाए, इसलिए आप ग्रीन क्रेडिट देते हो। आप इंडिविजुअल पब्लिक सेक्टर के लिए चाहते हो कि वो पेड़ लगाना शुरू करें, तभी तो बोला नहीं था कि अपने हर एक जन्मदिन पे पेड़ लगाएं, टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ करा जाए। अब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है क्या, इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है। इससे आप क्या करते हो, इंसेंटिवाइज करते हो, पॉजिटिव एक्शन लेते हो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स द्वारा। एलिजिबल एक्टिविटीज़ क्या है, ट्री प्लांटेशन है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, वेस्ट मैनेजमेंट है, ये सब है। इसके फीचर्स क्या हैं, पार्टिसिपेशन इज़ बेस्ड ऑन वॉलंटरी, ट्रेडिंग ऑफ क्रेडिट डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म पर हो, कंपनीज कैन इंक्लूड क्रेडिट इन ECS डिस्क्लोजर में, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इसकी एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है जो कि देहरादून में है। ग्रीन क्रेडिट का मतलब है आप स्पेसिफिक एक्टिविटी पे इंसेंटिव दोगे, ऐसी एक्टिविटी पर जिसमें एनवायरनमेंट को आपने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला हो, ऐसे फिर क्रेडिट को ट्रेड कर दिया जाता है डेडिकेटेड एक्सचेंज में। सिमिलर जैसे कार्बन क्रेडिट ट्रेड होता है ना, जैसे आपने कार्बन को जैसे मान लो ये कंपनी A है, कंपनी B है, ठीक है, इनका टारगेट था कि हमें कार्बन इमिशन 500 तक ख़त्म करना है, इनका था 600 तक कवर करना है। इनका पूरा कवर हो गया 600 का, इनका खाली 400 का कवर हुआ। अब इन्होंने इसकी उधारी मांग ली कि इनका मान लो 700 तक हो गया था, 100 इनसे ले लिया, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये इनको दे दिया, एक इनको गिफ्ट दे दिया कि चलो ठीक है हमने इतना कवर कर लिया, ये इनको पैसे दे देंगे, तो ये कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग हो गई। ऐसे ही आपकी ग्रीन क्रेडिट भी होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे, बस ये अंडर द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चलता है, ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्रोग्राम चलता है। इससे इंडिविजुअल कम्युनिटी को बेनिफिट होता है, इससे बेनिफिट बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ को होता है। अब कंसर्न क्या है लेकिन ग्रीन क्रेडिट से लेकर, इंसेंटिवाइज फॉरेस्ट डिवीजन, कंपनीज कैन बाय क्रेडिट, रिस्टोर नहीं करेंगी वो फॉरेस्ट को, खाली क्रेडिट 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 करती रहेंगी, कोई रियल एडिशन नहीं होगा फॉरेस्ट कवर में। इवेलुएट करोगे तो आपको इवेलुएशन का कोई क्राइटेरिया आपको क्लियर पता नहीं है, तो कहाँ से करोगे। जैसे आपको कार्बन क्रेडिट में बेवकूफ़ बनाती हैं, वैसे ग्रीन क्रेडिट में बेवकूफ़ बनाएंगी। तो इस्टेब्लिश करो ग्रीन क्रेडिट को एक कमोडिटी डेरिवेटिव की तरह, जैसे कार्बन क्रेडिट में है। इफेक्टिव रेगुलेशन भी होनी चाहिए, क्वान्टिफाई मेथोडोलॉजी में चलो आप, और डिफ़ाइन कर दो पूरी तरह से इसकी सारी एक्टिविटीज़। तो अगर ये कर दोगे तो देखो बहुत प्रॉमिसिंग इनिशिएटिव है ये। इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए मेथडोलॉजी प्लस प्रोसेसेस ठीक से इम्प्लीमेंट होगा, तब आपको मजा आएगा, वरना कुछ नहीं कर पाओगे आप। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन इन इंडिया एट अ ग्लैंस। अब ये देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन डीकार्बनाइजेशन कैसे होता है। इंडस्ट्रियल जो प्रोसेसेस हैं या प्रोडक्ट यूज़ है उसका 8.06% जो है टोटल एमिशन भारत में हो रहा है। ऐसा हमें भारत की बाइनल अपडेट रिपोर्ट से पता चला। स्टील सेक्टर से सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड 12% एमिशन निकलता है। स्टील वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन इमिटिंग मैन्युफैक्चरिंग है, आपको पता है ये बात। डीकार्बनाइज करना इतना आसान नहीं है, यानी कार्बन को हटाना, क्योंकि हाई डिपेंडेंस हमारा आज भी 60% हम फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। बताओ, हमारे पास ऐसी कोई फील्ड नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है जो लो कार्बन वाली हो। हमारे पास ग्रीन फाइनेंस नहीं है, शॉर्टेज है, बैंकेबल पाइपलाइन की दिक्कत है, कोई ऐसे इन्वेस्टर ही नहीं मिलते हमें। हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स की दिक्कत है, हमारे यहाँ ईवी बड़ी मुश्किल से चलता है क्योंकि हम वो भी बहुत लिथियम वगैरह में बाहर से मंगवाना पड़ता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे देश में, इसीलिए हमारे यहाँ एमिशन कम नहीं हो पाता। इनिशिएटिव इंडिया में भी और बाकी देशों में भी जो लिए गए हैं ग्लोबली, जैसे कि ना यहाँ पर इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव था यूके और भारत द्वारा, या ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म था, ये सब ग्लोबली लिए गए हैं। इंडिया में परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड जो पैट स्कीम थी वो आई थी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हम लाए, हम स्वगृह लाए, ग्रीन स्टील लाए। तो वे फॉरवर्ड में हम ये कह सकते हैं, देखो एक एक्सपर्ट ग्रुप बिठाओ जो सबसे पहले ये देखे, इंडस्ट्री को कंपेयर करे डिफरेंट सेक्टर्स में किसकी कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट और कैसे फुलफिल हो सकती है। फिर क्रिएट करें हम एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर हम एनर्जी प्रोवाइडिंग मिनिस्टर्स के साथ जाके मिलें, और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट तो हमें हर बार ही करना है, सारी इमिटिंग इंडस्ट्रीज़ का बार बार देखना है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिथेन इमिशन से रिलेटेड। क्या था, COP29 में बात चली कि भैया मिथेन को रिड्यूस करना है, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ना उनसे, क्योंकि हम चाहते हैं 2021 की जो हमने ग्लोबल मिथेन प्लेज ली है, कसम खाई थी, वो अब फुलफ़िल हो जाए। अब मिथेन को रिड्यूस करना कैसे करोगे, सिग्नेटरीज हैं कई सारे, इसके सेक्टोरल तरीके हैं। तो ये डेवलप किया गया था UNEP द्वारा, ठीक है। तो इंडिया इसमें क्या है, इंडिया इसमें बिल्कुल भी ऑब्लिगेटरी नहीं है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है ग्लोबल मिथेन प्लेज के बारे में कि COP26 द्वारा ये लॉन्च की गई है, यूरोपियन यूनियन द्वारा, USA के द्वारा किया गया है। तो इट कॉल्स फॉर पार्टीज़ टू टेक वॉलंटरी एक्शंस, ताकि ग्लोबल मिथेन इमिशन जो है वो 30% तक कम हो जाए। अब रिड्यूस कैसे करोगे आप मिथेन इमिशन को, उसके लिए क्या ज़रूरत है, तो उसके लिए हाई इम्पैक्ट होना चाहिए टेम्परेचर राइज पर, देखो इसकी ज़रूरत है। सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट वार्मिंग आफ्टर CO2, मिथेन इतना गंदा होता है, तो हमें वो कदम करना है, क्योंकि 30% टेम्परेचर राइज की वजह से ही हो रहा है। राइजिंग ट्रेंड में मिथेन बहुत पाया जा रहा है, मिथेन का रिडक्शन बहुत बहुत ज़रूरी। भारत तो लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन है और इसमें सबसे ज़्यादा मिथेन निकलता है। पैडी कल्टीवेशन भारत सबसे ज़्यादा करता है ना, लिमिटिंग एमिशन फ्रॉम पैडी कल्टीवेशन, वो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनिशिएटिव वर्ल्ड वाइड भी लिए गए हैं, जैसे अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट रिसोर्स इन्वेस्टिगेशन, भारत के साथ भी है। भारत में भी जो डायरेक्ट सीडेड राइस या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन गोबर स्कीम लाए हैं ना, वो इसीलिए लाए हैं ताकि मिथेन कम हो। मिथेन इमिशन कम करने से फ़ायदा ये होगा, एक कम करने का फ़ायदा तो चलो आपको पता चल ही गया कि इससे बहुत ज़्यादा आप वेस्ट को बचाओगे, एमिशन कम करोगे। रिड्यूस करने के लिए आपको ग्लोबल टेक्निकल पॉलिसी एफर्ट चाहिए होगा, इंटरनेशनल इनिशिएटिव, आपको लाइफ स्टॉक फीडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बताना पड़ेगा, सर्कुलर वेस्ट मैनेजमेंट आपको चलाना पड़ेगा, सर्कुलर इकॉनमी, प्री माइन डिगैसिफिकेशन करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये होगा। बायो कवर करो लैंडफिल्स के साथ, तब जाके मिथेन कम शुरू होगा। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होता है। ये कजान डिक्लेरेशन हुआ था ब्रिक्स का, उसमें रिजेक्ट किया गया, इसको बोला गया बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। है क्या, EU की पॉलिसी का पार्ट था जिसमें कार्बन टैक्स लगाया जाता था उन कंट्रीज़ के ऊपर जो कंट्रीज स्ट्रिंजेंट लेस स्ट्रिंजेंट है क्लाइमेट पॉलिसी के लिए। ऐसे एग्जाम्पल स्टील पे लगा, 2023 में आया था ये, जो 26 में फुल्ली ये इम्प्लीमेंट होगा। इससे होता क्या है, सपोर्ट करता है डीकार्बनाइजेशन को, कार्बन लीकेज इससे कम होगी, फेयर प्राइस कार्बन एमिशन का लगेगा, इससे क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इनकरेज होगा नॉन EU कंट्रीज़ का। अब भारत का कंसर्न इसमें क्या है, नए ट्रेड बैरियर्स, टैक्स का बर्डन है इसमें बहुत ज़्यादा पड़ेगा। कह रहा भारत में तो 0.05 इंडियाज़ का GDP के तहत ये फैला रहा है, टैक्स का बर्डन आप हमें इतना ज़्यादा क्यों दे रहे हो। फिर ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे बहुत पैसा लगा रहा है, इसके कंप्लाइंसेस बहुत ऐसे हैं कि जिसमें डिजिटल फिलिंग ये सब है, बहुत स्ट्रिंजेंट है। तो कंक्लूजन में कहा गया कि ये नोबल तभी बनेगा ना जब इसको आप दो आँखों से नहीं देखोगे, इसको एक ही आँख से एक सही से देखो। मतलब आइडिया जो EU का है इसमें सेट स्टैंडर्ड होने चाहिए फॉर अदर कंट्री जो अपोज बाय इंडिया। उन्होंने साफ बोला है कि आप ठीक ढंग से देखो, डेवलप कंट्रीज़ की वही ना कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चलना ही पड़ेगा, तब जाके होगा। नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ग्रीन वॉशिंग का, इसको भी एक्सप्लेन कर रहा है ये कॉन्सेप्ट को। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है गाइस, आप अंडर रिपोर्ट या हाइड कर रहे हो सस्टेनेबल क्रेडेंशियल को, आप झूठ बोल रहे हो बेसिकली। ग्रीन हशिंग कहते हैं इसको, समझ रहे हो। ग्रीन वॉशिंग में भी तरीके से आते हैं कंपनी वाले बेवकूफ़ बनाने। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कुछ गाइडलाइन इशू करी प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन को लेके। अब ये गाइडलाइन क्या है, बेसिकली ये गाइडलाइंस का सारा यही ध्यान है कि आप इन्वायरमेंटल क्लेम मत करो झूठे। तो इसमें एक शब्द होता है ग्रीन हशिंग, आप बता ही नहीं रहे हो, अवॉइड कर रहे हो स्क्रूटनी, आप ग्रीन रिंसिंग कर रहे हो, एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस से आप बचने की कोशिश कर रहे हो। आपने ग्रीन लेबल चिपकाया है पर झूठा लेबल है वो। ग्रीन लाइटिंग करते हो, यानी ग्रीन फीचर तो दिखा रहे हो अपने प्रोडक्ट में, बट वो सारे नकली हैं। ग्रीन शिफ्ट आपने कंज्यूमर बिहेवियर में दिखाया है बट हुए नहीं हो। ग्रीन क्राउडिंग कर देते हैं, बताओ, अडॉप्ट ही नहीं करते सस्टेनेबिलिटी को। तो प्रोविज़न देखो, ग्रीन जो आपकी वॉशिंग का है ना, बड़ा मतलब आप मिसलीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, हाइड कर रहे हो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, वेग फॉल्स इन्वायरमेंटल क्लेम करते हो, गंदे गंदे गलत सिंबल दिखा दोगे, इमेजरी दिखा दोगे। अब इससे क्या होता है, आपने मैन्युफैक्चरर होकर क्लेम तो कर लिया, सर्विस प्रोवाइडर होकर कर तो लिया,
बट आपने एडवर्टाइज़ कर दिया कि हाँ भाई मैं तो बड़ा ग्रीन बड़ा यूज़ कर रहा हूँ, बड़ा कंज्यूमर फ्रेंडली लैंग्वेज यूज़ कर दिया आपने, पर आपने सही चीज़ आपने डिस्क्लोज ही नहीं करी। तो ग्रीन रेगुलेशन जैसी, ग्रीन वॉशिंग जैसी बेकार चीज़ों को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए, क्योंकि इससे पब्लिक ट्रस्ट जेन्युइन प्रोडक्ट्स पे भी खत्म हो जाता है। वॉल्क्सवैगन का इमिशन स्कैंडल पकड़ा गया था। ये पता है क्या करते थे, डीजल कार दिखा एडवर्टाइज करते थे, कहते थे हमारे यहाँ डीजल कार तो है बट हम सबसे लो इमिशन व्हीकल हैं। बताओ ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं ये। फिर फॉल्स इन्वायरमेंटल क्लेम लिखना, एग्जाम्पल ज़रूर कोट करने हैं आपको, वॉल्क्सवैगन का ज़रूर डालना। आप जेन्युइन सोल्यूशन निकालते ही नहीं है, ये फ्री राइडिंग के नाम पर ये लूटते हैं लोगों को। इनोवेशन सस्टेनेबल लास्टिंग बेनिफिट नहीं है, तो अदर इनिशिएटिव क्या लिए जाएँ। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वाले कह रहे हैं भाई इको लेबलिंग करो, ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट्स पे जाओ, इंडिया की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल को आप ग्रीन बिल्डिंग्स बनाना शुरू करो। ग्रीन वॉशिंग टेक प्रिंट्स में इनके लिए तो बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस बनाओ कि ये ऐसे कर ही ना पाए। नई टेक्नोलॉजी एआई वगैरह का यूज़ करके पता लगाओ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मीडिया कैंपेनिंग करो, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाओ, कोलैबोरेशन बढ़ाओ, ताकि ग्रीन वॉशिंग जैसी चीज़ें ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है फिर कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन से रिलेटेड। कार्बन को कैप्चर किया गया था। देखो एक डायरेक्ट तरीका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोडक्ट की तरह निकाला जाता है। डायरेक्ट का मतलब है फूड एंड हेल्थ केयर द्वारा, इन्हांस्ड ऑयल रिकवरी द्वारा या इंडस्ट्रियल यूजेस के द्वारा। CO2 टू प्रोडक्ट फ्यूल या मिनरल वगैरह से निकाला जाता है। भारत ने इसको अनवील करा 5 कार्बन कैप्चर्स को, टेस्ट बेड निकाला, सीमेंट सेक्टर से उठाया, PPP मॉडल अपनाया। तो कार्बन कैप्चर में एक टेक्नोलॉजी के तहत कार्बन को या तो कैप्चर या उसके फीडस्टॉक के द्वारा यूज़ किया जाता है। इसमें इंडस्ट्री में सीमेंट जैसे प्लांट है या बायोमास है, में टेक्नोलॉजी लाइक मेम्ब्रेन वगैरह से इसको एब्जॉर्व कर दिया जाता है या डायरेक्ट एयर से निकाल लिया जाता है। अगर एक बार ये कैप्चर हो गई तो इसके बाद डायरेक्ट तरीका है, एक CO2 टू प्रोडक्ट तरीका है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ना लाइक जैसे सीमेंट स्टील से बहुत निकलता है ना, इससे तो वो मैच्योर स्टेज पे जाए उससे पहले ही आपने निकाल लिया तो इमिशन कम फैलेगा, कोल गैसिफिकेशन हो जाएगा, इससे आपका जो टारगेट है नेट ज़ीरो वो फुलफिल होगा। लेकिन इशू है कार्बन को कैप्चर करना, वेरियस सेक्टर्स में बड़ी वेरिएशन है, लिमिटेड CO स्टोरेज का लिमिट है, हाई कॉस्ट लगता है, इसमें बहुत पैसा लगता है कार्बन को कैप्चर करने में। डीकार्बनाइज करना इतना आसान नहीं है। फिर रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं आपके साथ, उसको दूर करने की ज़रूरत है। ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं। आज का आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ये है कि आपको COP29 जिसको हम सबसे बड़ा फेलियर कह रहे हैं उसके आउटकम्स बताने हैं। अजरबैजान जो बाकू में हुए, सबसे पहले आउटकम बताना, फिर चैलेंजेस बताना, फिर बताना क्लाइमेट नेगोशिएशन क्या हुआ, फिर मेजर्स के ऊपर आना। तो 250 नंबर में इस आंसर को लिख के कमेंट सेक्शन में भेजो या आप मेरी मेल ID पे भेजो, जहां आपको ठीक लगे भेजो आप, और अपना टेलीग्राम लिंक भी बल्कि आप ज्वाइन कर लो। तो आपको ये काम सारा का सारा करना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे टू